माथे पर मोतियों से चमकती पसीने की बूंदें लापरवाह से उड़ती लटे, जिन्हें आज संपूर्णा गंगा की मिट्टी से सने हाथों के कारण ठीक नहीं कर पा रही थी। उषा की किरण गंगा की मदमस्त लहरों से टकराकर संपूर्णा के चेहरे को सुनहली धूप से नहला रही थी। पसीने और मिट्टी से लथपथ संपूर्णा इस बार दुर्गा पूजा को लेकर चिंता में पड़ी सोच रही थी। इस बार दुर्गा पूजा उतने धूमधाम से नहीं मनेगी। 6 दिन का मेला भी घटकर 1 दिन का हो गया है। मेरे मिट्टी के खिलौने भी नहीं बिक पाएंगे। माँ के मुखौटे भी लगता है कोई नहीं लेकर जाएगा। तभी पीछे से उसका पसीना पोंछता उसके बचपन का साथी सौम्या पहुंचा। कहाँ खोई हो संपूर्णा? नहीं, कहीं भी तो नहीं। वो तो तुम्हारे चेहरे से ही दिख रहा है। क्या दिख रहा है मेरे चेहरे से? पिछले 1 घंटे से पेड़ की आड़ से देख रहा हूं तुम्हें। कब से मिट्टी से कुश्ती कर रही हो बस। अब उसे घर भी ले जाओगी या यही सारे खिलौने बनाने वाली हो? क्या तुम मेरी जासूसी कर रहे हो? अरे नहीं, मेरी इतनी मजाल कहाँ कि तुम्हारी जासूसी करूं। वो सरसों के फूल पर बैठी तितली देख रही हो? बहुत देर से उस फूल पर बैठी है, पर जैसे ही तुम उसके पास जाओगी वो वहां से गायब हो जाएगी। तुम भी उस तितली जैसी ही हो, इसलिए दूर से देख रहा था तुम्हें। संपूर्णा हंसकर बोली। अच्छा जी, ये बताइए, आज और कोई काम नहीं है क्या तितलियों को देखने के अलावा? काम ही तो कर रहा। एक चित्रकार और मूर्तिकार को अपनी प्रेरणा लेने के लिए प्रकृति के पास तो आना ही पड़ता है। मुझे तो मेरी प्रेरणा मिल गई है, बस अब तुम इस कोरी मिट्टी से कुछ गढ़ डालो। सौम्य का बचपन दूसरे बच्चों की तरह प्यार और वात्सल्य से भरा नहीं था, इसलिए शायद हर किसी में बस वो वही ढूंढता। अक्सर उसके मिट्टी के खिलौने उसके बाबा तोड़ दिया करते और उसकी माँ को शराब के नशे में बहुत मारते। टूटे खिलौने तो वो गंगा की गीली मिट्टी से जोड़ लिया करता, पर अपनी माँ को सम्मान दिलाने में वो हमेशा असफल रहा। और एक दिन उसकी माँ भी उसे छोड़कर चली गई, पर यथार्थ के पथरीले रास्तों ने उसका मनोबल कभी गिरने नहीं दिया था। शाम ढल चुकी थी। संपूर्णा अपने मिट्टी के खिलौनों के सामने उदास बैठी थी। इस बार रंग खरीदने के भी पैसे नहीं थे उसके पास। कौन खरीदेगा उसके निर्जीव से दिखने वाले खिलौनों को? अगले दिन मेला था। भीड़ कम होगी, पर खिलौनों में रंग होता तो फिर भी उम्मीद थी कोई उनके मोल दे जाता। अब तो उसकी ये उम्मीद भी नहीं रही। ढिबरी के उठते काले धुएं ने जैसे उसकी किस्मत के सूरज को अपने काले धुएं के बादल से ढक लिया हो। ना उम्मीद होकर अपने खिलौने आंगन में ही छोड़कर वो अंदर चली गई, पर कोई था जो उसके काले बादलों को उड़ाने आया था। वैसे तो रंग सौम्य की जिंदगी में भी कम थे, पर अपनी संपूर्णा के जीवन में वो सारे रंग भरना चाहता था। उसे पता था संपूर्णा की परिस्थिति का, इसलिए अपने बचे रंगों के साथ वो पहले से वहां उपस्थित था। संपूर्णा के जाते ही दिए और टेढ़े चांद की मध्यम रोशनी में रजनीगंधा और बेला की भीनी खुशबू के बीच जुट गया उन कोरी मिट्टी को सतरंगी रंगों से रंगने में। बंदर की पूंछ से लेकर मोटे राजा की मूंछ तक सब इतनी बारीकी से रंगे थे मानो अभी बात करने लगेंगे। खिलौनों के रंगों को निशा की बयार में सूखता छोड़ वो खामोशी से भोर की पहली किरण से पहले वहां से निकल गया। अगले दिन संपूर्णा उठी तो अपने कोरी मिट्टी पर चढ़ी रंगीन परतों को देख उसे समझने में देर न लगी कि किसने अपनेपन का रंग चढ़ाया है उसके निर्जीव कलाकृतियों पर। शायद प्यार का रंग कुछ ऐसा ही होता है। झटपट तैयार होकर खिलौनों की टोकरी के साथ वो सौम्य का इंतजार करने लगी, लेकिन सौम्य आज नहीं आया। मेले में अपने बाबा के साथ जाते जाते भी पलटकर सारे रास्ते उसकी नजरें बस उसी को ढूंढ रही थी। मेले में पहुंचकर जैसे ही रंग बिरंगे खिलौने कतार में खड़े हुए तो लगा मानो राजा अपनी प्रजा के साथ और जानवरों की टोली किसी जंगल से निकलकर टहलने आई हो। देखते ही देखते सारे खिलौने बिक गए
और उम्मीद से ज़्यादा मुनाफे के साथ संपूर्णा आज बहुत खुश थी। घर पहुंची तो देखी सौम्य उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। सौम्य, आ गई देवदास की चेली, कैसा रहा आज का दिन? वैसे खाली टोकरी से साफ पता चल रहा है तुम्हारे दिन का हालचाल। संपूर्णा ने भी बदले अंदाज में बोला, मैंने बनाई थी, बिकती कैसे नहीं? तो फिर इसी खुशी में कहीं चले? कहाँ? चलो ना, तुम्हारे लिए एक उपहार है मेरी तरफ से। उपहार मेरे लिए? खुशी को अपने चेहरे पर न लाने की लाख कोशिशों के बाद भी वह अपनी भावना छुपा न सकी। ठीक है, फिर मिलते हैं ठीक संध्या के 6 बजे, लेकिन मुझे तैयार कराकर इंतजार मत करवाना। इंतजार तो अब मेरा खत्म होने वाला है। बोलते हुए दोनों संध्या की तैयारी में जुट गए। संध्या, ये भी तो दिन और रात के मिलन का ही समय है। तय समय पर दोनों मिले। लाल पाड़ की साड़ी और ढीले बंधे बालों में संध्या की लालिमा जैसे संपूर्णा को और सुंदर बना रही थी। सौम्य से वो सारे रास्ते ही पूछती रही, बताओ ना, हम कहाँ जा रहे हैं? पर सौम्य उसे टालता रहा और आखिर में एक नवनिर्मित मंदिर के सामने आ खड़ा हुआ। उसने उसे आंखें बंद करने को कहा और मंदिर के अंदर ले गया। कौतूहल में संपूर्णा की धड़कन तेज होने लगी। कुछ कदम के बाद दोनों रुके और सौम्य ने कहा, अब अपनी आंखें खोलो। हजारों दीपों की चमचमाहट के बीच प्रतिष्ठित माँ दुर्गा की मूर्ति देख संपूर्णा स्तब्ध रह गई। उसने देवी माँ के रूप में संपूर्णा का मुखमंडल ही गढ़ दिया था। नजरें आंसुओं में धुंधला गई। सौम्य ने आंसू पोंछते हुए पूछा, मेरा उपहार पसंद नहीं आया क्या? संपूर्णा ने कहा, मुझ अभागन को तुमने इतना सम्मान दे दिया। तुम्हारे रूप में मैंने बस सृष्टि की सृजनकर्ता को सम्मान दिया है और उसी सम्मान के साथ मैं तुम्हें भी अपने हृदय में जगह देना चाहता हूँ। संपूर्णा सजल नेत्रों से बस सौम्य को देखती रही। फिर अपने पल्लू में बंदी गठान खोलकर एक लाल पोटली निकाली और सौम्य को देते हुए बोली, मेरा जवाब इस पोटली में है, पर तुम इसे घर जाकर ही खोलना। सौम्य लाल पोटली के रहस्य से जल्द पर्दा उठाना चाहता था। घर पहुंचते ही सौम्य जल्दी से पोटली की गांठ खोलने लगा। उसमें कुछ रंगों की पुड़िया के साथ एक कागज का टुकड़ा भी था, जिसमें लिखा था, इन रंगों की पुड़िया में एक अनदेखी पुड़िया भी है। उस खाली पुड़िया को फिर से भरने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। कोरी मिट्टी में जीवन देने वाले इस कोची की रंगों की पोटली कभी खाली ना हो। दोनों ही अपनी खिड़की से रात के अंतिम पड़ाव को जाते देख रहे थे। सिंदूरी रंग से नहाई भोर और शिवली फूल से सजी अवनी मानो सौम्य और संपूर्णा के नए जीवन का स्वागत कर रही है।